आज हम लोग बात करेंगे टेराटोलॉजी के बारे में। इसमें हम लोग आज देखेंगे कॉजेज़ ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। इसके अंदर हम लोग पहले बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में। जेनेटिक फैक्टर्स में आता है क्रोमोसोमल एबरेशन, और हम लोग इसमें सिंगल जीन म्यूटेशन भी देखेंगे। तो क्रोमोसोमल एबरेशन होता क्या है? चेंजेस इन द नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड कॉन्जेनिटल एनॉमलीज। एग्जाम्पल्स इंक्लूड डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 जिसमें कि ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोसोम पे, और टर्नर सिंड्रोम जिसमें मोनोसोमी होती है X क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोमल एबरेशन वो चेंजेस होते हैं जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर या स्ट्रक्चर में नहीं होते। ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं। कैसे होते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, जिसकी बात करते हैं, दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है नॉन डिसजंक्शन, और दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है? ये तब होता है जब क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनका सेपरेशन ढंग से नहीं होता, तो फिर वो एक साथ अटैच होकर के ही नेक्स्ट डॉटर सेल में पास ऑन हो जाते हैं। इससे एक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और दूसरे में मिसिंग क्रोमोसोम हो सकता है। दूसरा हमारा है ट्रांसलोकेशन। इसमें क्रोमोसोम्स अपने पोजिशन चेंज करते हैं। कुछ पार्ट्स एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम का पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट टूट करके दूसरे क्रोमोसोम के इस वाले पार्ट पर ऐड हो गया, तो ये हो गया ट्रांसलोकेशन। कैसे क्रोमोसोमल एबरेशन लीड करते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट में, तो हम लोग देखते हैं। पहला तो है डाउन सिंड्रोम में देखते हैं। तो एक कॉमन एग्जांपल है जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 पे होता है। 21 का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक प्रेजेंट होता है इसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। इससे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स और हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। दूसरा हमारा है टर्नर सिंड्रोम भी है एक। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, एक्सो होता है इंस्टेड ऑफ XX। फीमेल में होता है ये, और शॉर्ट स्टैचर होता है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फिर एक हमारा क्राइडोचैट सिंड्रोम भी है। इसमें एक पार्ट क्रोमोसोम 5 जो होता है, क्रोमोसोम 5 का एक पार्ट मिसिंग होता है। बच्चे का क्राई कैट लाइक होता है और इसलिए इसको क्राइडोचैट कहते हैं। और डेवलपमेंटल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें ये क्यों होते हैं जेनेटिक क्रोमोसोमल एबरेशन? इसमें काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, तो पेरेंट्स से इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन या फिर एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके होने के कारण क्रोमोसोमल एबरेशन आते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है, जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर हो गया या फिर कुछ केमिकल्स, वो उनके इंटरैक्शन से भी क्रोमोसोमल एबरेशन हो सकते हैं। फिर हमारा एडवांस्ड मैटरनल एज जो होती है, कि जो ओल्डर मदर्स को देखा जाता है 40s की एज में जो मदर्स होती हैं, उनके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन के, स्पेशली नॉन डिसजंक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंगल जीन म्यूटेशन जो है उसके बारे में। सिंगल जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि सिंगल जीन म्यूटेशन होते हैं जब एक स्पेसिफिक जीन में एबनॉर्मल चेंजेस या एरर होते हैं। ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। कैसे होते हैं ये सिंगल जीन म्यूटेशन? एक तो होता है पॉइंट म्यूटेशन। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस का चेंज होता है डीएनए सीक्वेंस में। इसमें सब्सटीट्यूशन, इंसर्शन या डिलीशन शामिल होते हैं, हो सकते हैं। इसको हम वैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे जेनेटिक्स में ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ा जा सकता है। फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगर हम बात करें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन या डिलीशन होता है, जिससे कि रीडिंग फ्रेम को डिस्टर्बेंस होता है। कि जैसे अगर हमारा कोई न्यूक्लियोटाइड है CTTAGGA समथिंग ऐसा कुछ करके है, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड का अगर इंसर्शन हो जाता है यहाँ पर, तो ये पूरा एक जो न्यूक्लियोटाइड था उसका पूरा बेस ही पे मतलब चेंज हो गया। अगर यहाँ पे आगे C है तो अब ये GAC की जगह रीड करेगा GDA, तो ये पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में काउंट होगा। कुछ डिलीट हो जाए या फिर कुछ ऐड हो जाए, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर आते हैं। इससे डाउनस्ट्रीम अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस चेंज होते हैं। कैसे सिंगल जीन म्यूटेशंस लीड करते हैं अबनॉर्मल डेवलपमेंट में, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हंटिंगटन्स डिजीज़ हो गया, फिनाइलगिडोनुरिया हो गया, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अगर हम एक की बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस की, अगर हम बात करें, इसमें
CFTR जीन में म्यूटेशन होता है जो रेस्पिरेशन और डाइजेशन सिस्टम जो होता है उसको अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, थिक म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और लंग में इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं। फिर सिकल सेल एनीमिया की अगर हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन का जो जीन होता है उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, जिससे कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके सिकल शेप आ जाता है उनके अंदर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स आती है। फिर हंटिंगटन डिजीज़ की अगर बात करें तो हंटिंगटन जीन में CAG जो होता है उसके रिपीट्स के एबनॉर्मल इंक्रीज होता है। इससे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होते हैं। फिर अनकंट्रोल मूवमेंट्स और कॉग्निटिव डिक्लाइन भी इसी की वजह से होता है। अब ये क्यों होते हैं सिंगल जीन म्यूटेशन? इसके रीज़न कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी हो सकता है। जेनेटिक इनहेरिटेंस में क्या हो सकता है कि पेरेंट्स से इनहेरिटेड म्यूटेशन के कारण सिंगल जीन म्यूटेशन हो सकता है। ऑटोसोमल रेसेसिव डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है, फिर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न हो सकता है। फिर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या होता है, रैंडम एरर या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर के भी म्यूटेशन हो सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है मैंने कि म्यूटेशंस एट स्पेसिफिक जीन्स कैन डिस्टर्ब नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिजल्ट कॉन्जेनिटल एनॉमलीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं टेराटोजेनिक एजेंट्स और मैटरनल डिजीजेस हम लोग इसमें देखेंगे। तो टेराटोजेनिक एजेंट्स में क्या होता है कि टेराटोजेनिक एजेंट्स वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में डेवलपिंग फीटस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और बर्थ डिफेक्ट्स या एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट करते हैं। कुछ मेडिसिन या ड्रग्स जो प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ करती हैं उनका अनकंट्रोल्ड यूज़ फीटस डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अगर हम एग्जांपल्स देखें, थैलिडोमाइड एक ऐसा ड्रग है जिसको यूज़ करने से लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो टेराटोजेनिक एजेंट जो है वो ड्रग भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, केमिकल, अल्कोहल, स्मोक, कुछ भी हो सकता है। तो ड्रग्स में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो थैलिडोमाइड हो गया। फिर इन्फेक्शन अगर हम लोग देखें तो सर्टेन इन्फेक्शन जैसे कि रुबेला हो गया, साइटोमेगलोवायरस हो गया, CMV जिसे कहते हैं, या जीका वायरस अगर हो गया, फीटल डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एग्जाम्पल में रुबेला इन्फेक्शन से डेफनेस और हार्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं। केमिकल्स अगर हम लोग देखें तो कुछ एक्सपोजर अगर हम लोग देखें सर्टेन केमिकल्स का या इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स का, जैसे रेडिएशन हो गया, लेड हो गया, या फिर पैरासाइट्स, पेस्टिसाइड्स भी टेराटोजेनिक होते हैं। एग्जाम्पल्स में लेड एक्सपोजर से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डेवलप हो सकते हैं। अब हम लोग अल्कोहल अगर देखें तो अल्कोहल कंजम्पशन प्रेगनेंसी के टाइम पर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, उसका रिस्क बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और ग्रोथ इश्यूज आते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। स्मोकिंग का देखें अगर हम लोग तो सिगरेट स्मोक में प्रेजेंट होते हैं केमिकल्स जो कि फीटल डेवलपमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो लो बर्थ वेट और रेस्पिरेटरी इश्यूज देखे जाते हैं उनमें जो कि जिनकी मदर प्रेगनेंसी के टाइम पर स्मोक करती हैं। क्यों होते हैं ऐसे टेराटोजेनिक एजेंट्स? क्रिटिकल पीरियड अगर हम लोग देखें तो फीटल डेवलपमेंट के सर्टेन एजेस होते हैं जहाँ टेराटोजेनिक एजेंट्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अर्ली प्रेगनेंसी स्टेजेस अगर हम लोग देखें, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। डोसेज एंड ड्यूरेशन की बात करें हम लोग अगर तो टेराटोजेनिक इफेक्ट जो होता है डिपेंड करता है कि कितना डोसेज है और किस टाइम एक्सपोजर, कौन से टाइम एक्सपोजर पर वो टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखा रहा है। ज़्यादा हाइयर डोज होगा और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर उसका रहा तो रिस्क बढ़ जाता है। फिर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, कुछ इंडिविजुअल्स जेनेटिक तौर पर ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टेराटोजेनिक एजेंट्स के इफेक्ट के लिए। तो फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें मैटरनल डिजीज़ की, तो मैटरनल डिजीज़ में हम लोग देखते हैं ये मैटरनल डिजीज़ प्रेगनेंसी के टाइम में डेवलपिंग फीटस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, सेम एज टेराटोजेनिक एजेंट्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि डालते कैसे है कि बर्थ डिफेक्ट्स या एबनॉर्मेलिटीज़ ये भी क्रिएट करता है। ये टेराटोजेनिक एजेंट की तरह ही एक्ट करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक डिजीजेस से आता है। जैसे कि रुबेला अगर हम लोग देखें, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को रुबेला होता है तो फीटल डेवलपमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। ये डेफनेस, हार्ट डिफेक्ट्स और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ क्रिएट कर सकता है। डायबिटीज़ होता है अगर मदर को, तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली गेस्टेशन डायबिटीज़ जो होता है फीटल डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। इससे बर्थ डिफेक्ट्स, स्पेशली हार्ट और न्यूरल ट्यूब हो सकते हैं।
फिर हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो लो थायराइड हार्मोन लेवल भी फीटल डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और ग्रोथ इश्यूज हो सकते हैं। इन्फेक्शंस की बात करें तो मैटरनल इन्फेक्शन जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी फीटल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें अगर अनट्रीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है। फिर क्यों होते हैं ऐसे मैटरनल डिजीजेस, क्योंकि अगर देखें प्लेसेंटा बैरियर, प्लेसेंटा जो होता है फीटल प्रोटेक्शन का काम करता है, लेकिन कुछ डिजीज उससे क्रॉस कर सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स भी फीटल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ डिजीजेस के लिए मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स फीटस के लिए हार्मफुल हो सकता है। न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई की हम बात करें तो डिजीजेस के इन्फ्लुएंस से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई इफेक्ट हो सकते हैं जो फीटल डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें हमने लिखा है मेनी कॉन्जेनिटल एनॉमलीज रिजल्ट फ्रॉम इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कंट्रीब्यूट टू मल्टीफैक्टोरियल कंडीशंस। तो मल्टीफैक्टोरियल कॉज का मतलब है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट या फिर बर्थ डिफेक्ट्स एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर का। ये कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन को डिस्क्राइब करता है जिसमें दोनों टाइप्स के फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात करें, कुछ इंडिविजुअल जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं सर्टेन बर्थ डिफेक्ट्स के लिए। जेनेटिक वेरिएशंस या म्यूटेशंस होने के बाद अगर इन्वायरमेंट ट्रिगर भी प्रेजेंट होते हैं तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स कैसे हो सकते हैं? जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, अगर किसी फैमिली में किसी की भी फैमिली में हार्ट डिफेक्ट का जेनेटिक हिस्ट्री है और फिर प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपोज होती है टेराटोजेनिक एजेंट से जैसे कि ड्रग्स या फिर इन्फेक्शन से, तो रिस्क उसका क्या है, मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज में अगर हम बात करें तो क्लेफ्ट लिप एक होता है, क्लेफ्ट लिप हो गया, फिर पैलेट हो गया, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गया। ये सारे मल्टीफैक्टोरियल एग्जाम्पल्स हम लोग मान सकते हैं। तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट में होता क्या है कि जेनेटिक फैक्टर्स और मैटरनल स्मोकिंग या सर्टेन मेडिकेशंस के कॉम्बिनेशन में क्लेफ्ट लिप या पैलेट डेवलप हो सकता है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अलॉन्ग विद एक्सपोजर टू सर्टेन टेराटोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट डिफेक्ट्स में। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अगर हम बात करें, एनवायरमेंटल फैक्टर है और जेनेटिक वेरिएशंस के कॉम्बिनेशन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। इंटरैक्शन एक फैक्टर है, इंटरैक्शन ऑफ फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स का इंटरैक्शन होने से रिस्क क्या है, बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम लोग अगर देखें तो फीटल डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें मल्टीपल स्टेप्स ऑफ प्रोसेस शामिल होते हैं। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मल्टीपल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होना कॉमन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बारे में। इसमें हम लोग पहले देखते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन एज न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो मैटरनल न्यूट्रिशन का असर क्या होता है? मैटरनल न्यूट्रिशन यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट फीटल डेवलपमेंट पर डायरेक्टली असर डालती है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं तो ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट या बर्थ डिफेक्ट्स को ट्रिगर कर सकती है। जैसे मैंने लिखा है, इनएडिक्वेट और एक्सेसिव मैटरनल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट फीटल डेवलपमेंट। डेफिशिएंसी इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज फोलिक एसिड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो फॉलिक एसिड एक ऐसा क्रूशियल बी विटामिन है जो कि न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में फॉलिक एसिड की कमी होती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी की बात करें तो आयोडीन भी फीटल ब्रेन डेवलपमेंट में ज़रूरी होता है। आयोडीन की कमी से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और डेवलपमेंटल डिलीज हो सकते हैं। फिर आयरन डेफिशिएंसी भी होती है। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है जो फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा। फिर लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योर बर्थ होने से भी चांसेस बढ़ जाते हैं। माल न्यूट्रिशन की बात करें तो ओवरऑल माल न्यूट्रिशन यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी फीटल डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, माल न्यूट्रिशन, सिवियर माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज।
क्रिटिकल पीरियड की बात करें तो अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पर न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट और मेजर ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए अर्ली प्रेगनेंसी में प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत क्रूशल होता है। लेटर स्टेजेस में भी कंटिन्यूस प्रॉपर न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ग्रोथ स्पोर्ट और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सेलुलर प्रोसेस में देखें तो न्यूट्रिएंट्स पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी सारे सेलुलर प्रोसेस में, इंक्लूडिंग सेल डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन। अगर इन प्रोसेस में डिसरप्शन होता है तो टोटल डिफेक्ट्स बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। ऑर्गन डेवलपमेंट की बात करें तो प्रॉपर न्यूट्रिशन से आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज़। डेफिशिएंसी जो है वो लीड कर सकती है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ और फंक्शनल इश्यूज़ को भी। मालन्यूट्रिशन को अगर हम डिटेल में देखें तो मालन्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट या फिर बर्थ डिफेक्ट्स को ट्रिगर कर सकता है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट होता है। अंडर न्यूट्रिशन में देखें तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन को प्रॉपर कैलोरीज, प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं तो ये अंडर न्यूट्रिशन कहलाएगा। इससे लो बर्थ वेट और डेवलपमेंटल इशू हो सकते हैं। ओवर न्यूट्रिशन में ये एक्सेस सर्टेन न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ शुगर या फिर फैटी फूड की वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, फिर ओवरवेट न्यूबॉर्न्स भी पैदा हो सकते हैं। मालन्यूट्रिशन का अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होता है अलग। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में PEM कहते हैं इसको शॉर्ट में, लैक ऑफ सफिशिएंट प्रोटीन एंड कैलोरीज होती है। उसकी वजह से क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, फोलिक एसिड और आयोडीन हो गया, इनकी कमी होती है। फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, अनीमिया और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ इसकी वजह से हो सकती है। क्रिटिकल पीरियड तो दोनों ही होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी भी और लेटर प्रेगनेंसी भी। अर्ली स्टेजेस में मालन्यूट्रिशन स्पेशली ड्यूरिंग ऑर्गन डेवलपमेंट मेजर बर्थ डिफेक्ट्स को ट्रिगर कर सकता है। लेटर स्टेजेस में भी कंटिन्यूस मालन्यूट्रिशन से ग्रोथ इश्यूज़ और फंक्शनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेलुलर प्रोसेस में देखें तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं सेलुलर प्रोसेस के, जैसे कि सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन और ऑर्गन फॉर्मेशन। तो मैलन्यूट्रिशन डिस्टर्ब कर सकता है इन प्रोसेस को, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। ऑर्गन डेवलपमेंट की बात करें तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के। तो मालन्यूट्रिशन क्या है, इसकी वजह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन एक्सपोजर के बारे में। इसमें बात करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच एज एक्सरे और सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर कैन पोज अ रिस्क टू डेवलपिंग फीटस एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ कॉन्जेनिटल एनॉमलीज। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस वो एनर्जी है जो एटम और मॉलिक्यूल को आयोनाइज या चार्ज कर सकती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन इस रेडिएशन से एक्सपोज होती है तो ये फीटल डेवलपमेंट को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे कि एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया। मेडिकल इमेजिंग प्रोसेस जैसे कि एक्सरे या फिर CT स्कैन रेडिएशन एक्सपोजर क्रिएट करता है। अगर इन प्रोसीजर्स में प्रेग्नेंट वुमेन को रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो फीटल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ मेडिकल टेस्टिंग के लिए, जैसे कि पेट स्कैन्स हो गया, इनमें भी रेडिएशन एक्सपोजर क्रिएट करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को इन प्रोसीजर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। क्रिटिकल पीरियड एंड टाइमिंग की बात करें तो अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली स्टेजेस में रेडिएशन एक्सपोजर स्पेशली ड्यूरिंग ऑर्गन डेवलपमेंट एंड मेजर बर्थ डिफेक्ट्स को ट्रिगर कर सकता है। लेटर स्टेजेस में भी कंटिन्यूस रेडिएशन एक्सपोजर से ग्रोथ इश्यूज और फंक्शनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेलुलर डैमेज में अगर इसमें देखें हम, रेडिएशन में आयनाइजिंग रेडिएशन डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है सेलुलर स्ट्रक्चर से, इसकी वजह से DNA डैमेज हो सकता है। इसमें ये क्या है, डिस्टर्ब कर सकता है नॉर्मल सेलुलर प्रोसेस को, जिसकी वजह से फीटल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस पर भी इस पे इफेक्ट डालता है, इसकी वजह से स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती है, ऑर्गन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती हैं। रेडिएशन शील्डिंग होती है, प्रेग्नेंट वुमेन को रेडिएशन सोर्स से दूर रहना चाहिए या अप्रोप्रिएट शील्डिंग का यूज़ करना चाहिए। अननेसेसरी प्रोसीजर्स, जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें कि आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर मेडिकली नेसेसरी है तो प्रिकॉशंस फिर भी लेने चाहिए, जिससे कि वो एक्सपोजर्स मिनिमाइज हो सके।
नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं इन्फेक्शंस के बारे में। इन्फेक्शंस में हम लोग देखते हैं मैटरनल इन्फेक्शन और टॉर्च इन्फेक्शन। तो मैटरनल इन्फेक्शन का असर देखते हैं। मैटरनल इन्फेक्शन जब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में होते हैं तो ये फीटल डेवलपमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। वायरल इन्फेक्शंस की बात करें, जैसे कि सर्टेन वायरसेस जैसे कि रुबेला हो गया, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और जीका वायरस फीटल डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ग्रुप वी स्टेप्टोकोकस या फिर सिफिलिस भी फीटल डेवलपमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसकी वजह से अनट्रीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है। क्रिटिकल पीरियड जो होता है अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे, अर्ली स्टेजेस में, स्पेशली ड्यूरिंग ऑर्गन डेवलपमेंट, मैटरनल इन्फेक्शन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पर एक्सपोजर से मेजर बर्थ डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ इन्फेक्शन जैसे कि जीका वायरस जो है उसका एडवर्स इफेक्ट दिखा जाता है कंप्लीट प्रेगनेंसी में। प्लेसेंटल बैरियर में क्या इसका रोल होता है? प्लेसेंटा फीटल प्रोटेक्शन का काम करता है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन से उससे क्रॉस कर सकते हैं। मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स भी फीटल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कुछ इन्फेक्शंस के लिए मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स फीटस के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इन्फेक्शन से मैटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, जिससे ओवरऑल हेल्थ और फीटल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। तो इसके लिए प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट का ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीनेशन जो होती है, वैक्सीनेशन बिफोर प्रेगनेंसी जो है इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकती है। कुछ वैक्सीन जो है सेफ़ होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर और बोथ मदर एंड बेबी को प्रोटेक्ट कर सकती है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी के टाइम पर क्रूशल होता है अगर मिनिमाइज करना है फीटल डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट को। रेगुलर प्रीनेटल केयर जो है उसकी मॉनिटरिंग और उस पर पोटेंशियल इन्फेक्शंस को मॉनिटर करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉर्च इन्फेक्शन की बात करें तो टॉर्च इन्फेक्शन एक ग्रुप है जो कि डिफरेंट इन्फेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, और जब प्रेग्नेंट वुमेन इनमें से किसी से इन्फेक्टेड होती है तो ये फीटल डेवलपमेंट को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। टॉर्च का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर इन्फेक्शंस, रुबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो टॉर्च का यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टी इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, other infections, रूबेला, CMV जो कि साइटोमेगालोवायरस को कहते हैं, फिर H हो गया HSV, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। अब इनके बारे में और देखते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात करें तो कैट से अंडर कुक्ड मीट के थ्रू ये हो सकता है। अदर इन्फेक्शंस में सिफिलिस आ जाता है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से के थ्रू होता है। VZS, चिकन पॉक्स और सिंगलिस जो होती है ये हो सकता है, और पार्वो वायरस B19 रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कॉन्टैक्ट से हो सकता है। रूबेला जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। CMV डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडीज फ्लूइड से हो सकता है। HSV जो है वो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एरिया से होता है। क्रिटिकल पीरियड्स की बात करें तो अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली स्टेजेस में स्पेशली ड्यूरिंग ऑर्गन डेवलपमेंट टॉर्च इन्फेक्शन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पर एक्सपोजर से मेजर बर्थ डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। प्लेसेंटल बैरियर की बात करें तो प्लेसेंटा फीटल प्रोटेक्शन का काम करता है, लेकिन टॉर्च इन्फेक्शंस जो है उससे क्रॉस कर सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स भी फीटल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कुछ इन्फेक्शंस के लिए मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स फीटस के लिए हार्मफुल हो सकता है। प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट की बात करें तो वैक्सीनेशन बिफोर प्रेगनेंसी और टाइमली वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के प्रिवेंट कर सकते हैं टॉर्च इन्फेक्शंस को। हाइजीन प्रैक्टिसेस जो स्पेशली अवॉइड करना कॉन्टैक्ट विद पोटेंशियली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, इस रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। फिर अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट टॉर्च के इन्फेक्शन का प्रेगनेंसी के टाइम पर क्रूशियल होता है अगर हमें मिनिमाइज करना है फीटल डेवलपमेंट के इम्पैक्ट को। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद बात करते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस के बारे में। इसमें हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शंस। तो इसमें मैंने लिखा है डिस्टर्बेंसेस इन मैटरनल हार्मोनल लेवल्स और एक्सपोजर टू एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिंग केमिकल्स कैन इंटरफेयर विद फीटल डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू कॉन्जेनिटल एनॉमलीज। तो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन रेफर करते हैं उन सिचुएशंस को जब हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है और जब प्रेगनेंसी
के ड्यूरिंग में ये डिस्ट्रप्शंस होते हैं तो फीटल डेवलपमेंट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। केमिकल एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल जैसे कि पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स और एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिंग केमिकल्स हार्मोनल इम्बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। कुछ मेडिकेशंस जैसे कि हार्मोनल मेडिकेशंस या ड्रग जो एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं फीटल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट पूरी प्रेगनेंसी पर महसूस होता है एज हार्मोन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट। हाउएवर अर्ली स्टेजेस में एक्सपोजर के एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। हार्मोनल सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और डिस्ट्रप्शंस इस सिग्नलिंग को डिस्टर्ब करता है। अर्ली प्रेगनेंसी स्टेजेस में हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस के इम्पैक्ट से मेजर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सपोजर ऐसे किसी भी हार्मफुल केमिकल से अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग सब्सटेंस उनसे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को कंसल्ट करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कि कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले, क्योंकि वो हार्मोनल बैलेंस को इम्पैक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। कॉमन एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग सब्सटेंस की अगर बात करें तो इसमें बिस्फेनॉल ए आ जाता है, इसको BPA कहते हैं, जो कि काफ़ी सारे प्लास्टिक्स में पाया जाता है, कैन लाइनिंग्स में पाया जाता है और काफ़ी रिसिप्ट्स में भी पाया जाता है। फिर थैलेट्स जो होता है जो प्लास्टिक्स में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में और फूड पैकेजिंग में पाया जाता है। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं जो कि एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्टली हम फिजिकल फैक्टर्स की। इसमें हम बात करते हैं मैकेनिकल फैक्टर्स। Physical factors such as compression or mechanical forces during critical periods of development can lead to congenital anomalies. Example include clubfoot due to abnormal positioning in uterus. तो मैकेनिकल फोर्सेस इंक्लूड करती है फिजिकल प्रेशर एंड स्ट्रेसेस जो कि इम्पैक्ट करता है डेवलपिंग फीटस को प्रेगनेंसी के टाइम पर, पोटेंशियली एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट कर सकता है फीटल डेवलपमेंट पर। यूट्राइन कंस्ट्रेंट जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज या फिर एबनॉर्मल यूट्रस शेप फीटल डेवलपमेंट पर प्रेशर डाल सकते हैं। एबनॉर्मल लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है या तो ज़्यादा होता है, हाइड्रोमनियोस कहते हैं इसको, या फिर बहुत कम होता है जिसको ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहते हैं। ये अफेक्ट करता है स्पेस अवेलेबल जो होती है फीटस के मूव करने के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए उस पर। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि टाइट क्लोथिंग या फिर बेल्ट अगर एब्डोमेन पर प्रेशर डाल रहे हैं तो फीटल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मेडिकल फोर्सेस का इम्पैक्ट जो है, मैकेनिकल फोर्सेस का इम्पैक्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी महसूस होता है क्योंकि फीटस जो है वो कंटिन्यूली ग्रो कर रहा है और डेवलप कर रहा है। हाउएवर सर्टेन क्रिटिकल पीरियड स्पेशली ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस में काफ़ी वल्नरेबल होते हैं ये सारी फोर्सेस। रिस्ट्रिक्टेड फीटल मूवमेंट हो जाता है यूट्राइन कंस्ट्रेंट की वजह से, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल्स में कमी आ सकती है जो कि फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ कॉज कर सकता है। प्रेशर अगर इंक्रीज़ होता है डेवलपिंग ऑर्गन पर, उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन पर इफेक्ट डाल सकता है। एक्सटर्नल कंप्रेशन जो है वो ब्लड फ्लो को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई जो फीटस को मिल रही है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। रेगुलर प्रीनेटल चेकअप और अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग जो है वो असेस करने में हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को और फीटल डेवलपमेंट को। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए, किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए जो कि एब्डोमेन पर पड़ रहा है। गुड पॉस्चर को मेंटेन करना चाहिए और प्रोलॉन्ग पीरियड्स को अवॉइड करना चाहिए इमोबिलिटी की, जो कि मैकेनिकल फोर्सेस के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकता है। अगर हम एग्जांपल्स देखें मैकेनिकल फोर्सेस के तो इसमें यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आ जाता है। फाइब्रॉइड इन यूट्रस कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द डेवलपिंग फीटस। फिर कपड़े अगर हम लोग टाइटली पहन रहे हैं, वेयरिंग एक्सेसिव टाइट क्लोथ्स कैन कंप्रेस द एब्डोमेन अफेक्टिंग फीटल डेवलपमेंट। लास्टली एमनियोटिक फ्लूइड एबनॉर्मेलिटीज़, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम या ज़्यादा होता है तो वो फीटल डेवलपमेंट पर बहुत मेजर इफेक्ट डालता है। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे थेराप्यूटिक ड्रग्स एज टेराटोजेंस।